मैं तिशानी दोषी हूँ। मैं मद्रास की रहने वाली हूँ। मुझे आधी धरती को पार कर धरती के छोर पे जाने का मौका मिला। वहाँ मुझे कैसा लगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। इस साल की शुरुआत में मैं रूस के एक रिसर्च जहाज अकादमिक शोकाल्स्की पर सवार होकर दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे तेज हवाओं वाले महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर जा रही थी। मेरी यात्रा मद्रास से शुरू हुई, जो भूमध्य रेखा इक्वेटर से 13.09 डिग्री उत्तर में है। इस सफर में मुझे 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, पानी के 3 बड़े हिस्से और उतने ही अलग-अलग इकोस्फेयर पर्यावरण क्षेत्र पार करने पड़े। जब तक मैं असल में अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंची, तब तक मैं कार, हवाई जहाज और जहाज से कुल मिलाकर 100 घंटे से ज्यादा का सफर कर चुकी थी। इसलिए अंटार्कटिका के विशाल सफेद नजारे और दूर तक फैले नीले क्षितिज को देखकर मुझे सबसे पहले राहत महसूस हुई और उसके तुरंत बाद गहरा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य उसकी विशालता और अकेलेपन को देखकर तो हुआ ही, लेकिन मुख्य रूप से इस बात पर हुआ कि कभी ऐसा समय भी रहा होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे। 65 करोड़ साल पहले दक्षिण में एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना मौजूद था, जो लगभग आज के अंटार्कटिका के आसपास केंद्रित था। तब हालात बहुत अलग थे। इंसान दुनिया में नहीं आए थे और मौसम बहुत गर्म था, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर पनप रहे। गोंडवाना 50 करोड़ साल तक फलता फूलता रहा, लेकिन जब डायनासोर खत्म हुए और स्तनधारी जीवों का दौर शुरू हुआ, तो यह जमीन अलग अलग देशों में बंट गई, जिससे दुनिया वैसी बन गई जैसी हम आज देखते हैं। अंटार्कटिका जाना उस इतिहास का हिस्सा बनने जैसा है। यह समझने जैसा है कि हम कहां से आए हैं और शायद कहां जा रहे हैं। यह कॉर्डिलेरन फोल्ड्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन और कार्बन विकास और विलुप्ति के महत्व को समझने जैसा है। जब आप सोचते हैं कि 10 लाख सालों में क्या क्या हो सकता है, तो ये दिमाग चकरा देने वाला हो सकता है। सोचिए, भारत उत्तर की ओर बढ़ रहा है, एशिया से टकराकर उसकी परत को मोड़ रहा है और हिमालय बना रहा है। दक्षिण अमेरिका बहकर उत्तर अमेरिका से जुड़ रहा है, जिससे ड्रेक पैसेज खुलता है और एक ठंडी सरकमपोलर धारा बनती है, जो अंटार्कटिका को ठंडा, सुनसान और दुनिया के सबसे निचले हिस्से में बनाए। मेरे जैसे धूप पसंद करने वाले दक्षिण भारतीय के लिए ऐसी जगह पर 2 हफ्ते बिताना, जहां पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% हिस्सा जमा है, एक ठिठुरा देने वाला अनुभव है, न केवल शरीर के कामकाज के लिए, बल्कि कल्पना के लिए भी। यह किसी विशाल पिंग पोंग बॉल में चलने जैसा है, जहां इंसानों की कोई निशानी नहीं है, न पेड़, न बिलबोर्ड, न इमारतें। यहाँ आप दुनिया और समय का सारा एहसास खो देते हैं। यहाँ नजरें बहुत छोटे से लेकर बहुत विशाल तक होते हैं, छोटे कीड़ों और माइट्स से लेकर ब्लू व्हेल और देशों जितने बड़े आइसबर्ग तक। सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया आइसबर्ग बेल्जियम जितना बड़ा था। दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियों में 24 घंटे की अजीब रोशनी में दिन बीतते जाते हैं और हर तरफ फैली खामोशी, जिसे कभी कभी बर्फ के खिसकने या बर्फ की चादर के टूटने की आवाज ही तोड़ती है, इस जगह को पवित्र बनाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में खुद को देखने पर मजबूर कर देगा, और इंसानों के लिए भविष्य की तस्वीर अच्छी नहीं है। इंसानी सभ्यताएं सिर्फ 12,000 साल पुरानी हैं, जो जियोलॉजिकल घड़ी के हिसाब से बस कुछ सेकंड के बराबर है। इतने कम समय में हमने गांवों, कस्बों, शहरों और बड़े शहरों को बसाकर प्रकृति पर अपना दबदबा बना लिया है और काफी उथल-पुथल मचा दी है। इंसानी आबादी तेजी से बढ़ी है, जिससे सीमित संसाधनों के लिए हमें दूसरी प्रजातियों से जूझना पड़ रहा है। साथ ही फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन के बेतहाशा इस्तेमाल से दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन गई है, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से धरती का औसत तापमान बढ़ा रही है। इंसानों के भविष्य के लिए क्या संकेत है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, हमारे समय की सबसे गर्मा गर्म बहस वाले पर्यावरण मुद्दों में से एक है।
क्या वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट पूरी तरह पिघल जाएगी? क्या गल्फ स्ट्रीम समुद्री धारा में रुकावट आएगी? क्या दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी हम उसे जानते हैं? हो सकता है न भी हो। जो भी हो, इस बहस में अंटार्कटिका एक अहम हिस्सा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां कभी इंसानी आबादी नहीं रही, और इसलिए इस मामले में यह काफी हद तक असली हालत में है, बल्कि इसलिए भी कि इसकी बर्फ की परतों में 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड दबे हुए हैं। अगर हम धरती के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन और जांच करना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका ही वह जगह है जहां जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस, वह प्रोग्राम जिसके साथ मैं शोकाल्स्की पर काम कर रहा था, ठीक यही काम करता है। यह हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के सुदूर कोनों तक ले जाता है और उन्हें सीखने के ऐसे प्रेरणादायक मौके देता है जिनसे वे हमारे ग्रह के प्रति नई समझ और सम्मान विकसित कर सकें। यह प्रोग्राम पिछले 6 सालों से चल रहा है और इसके प्रमुख कनाडा के जेफ ग्रीन हैं। वे मशहूर हस्तियों और अमीर रिटायर हो चुके नई चीजें जानने के इच्छुक लोगों को घुमाते घुमाते थक गए थे, क्योंकि वे समाज को बहुत सीमित तरीके से ही कुछ वापस दे पाते थे। स्टूडेंट्स ऑन आइस के जरिए वे पॉलिसी बनाने वाली भावी पीढ़ी को जिंदगी बदलने वाला अनुभव देते हैं, एक ऐसी उम्र में जब वे सीखने, समझने और सबसे जरूरी बात, कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रोग्राम के इतने सफल होने की वजह यह है कि साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव के आसपास जाकर उससे प्रभावित हुए बिना रहना नामुमकिन है। अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठे हुए ध्रुवीय बर्फ की चोटियों, पोलर आइस कैप्स के पिघलने को हल्के में लेना आसान है, लेकिन जब आप ग्लेशियरों को पीछे हटते और बर्फ की परतों, आइस शेल्फ को ढहते हुए देखते हैं, तो आपको एहसास होने लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कितना असली है। अंटार्कटिका अपने सरल इकोसिस्टम और कम जैव विविधता के कारण यह समझने के लिए एक बेहतरीन जगह है कि पर्यावरण में छोटे छोटे बदलावों के कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं। सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन का ही उदाहरण ले। ये समुद्र की वे घास हैं जो पूरे दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला को पोषण देती है और उसे बनाए रखती हैं। ये एक कोशिका वाले पौधे सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन को सोखते हैं और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस नाम की अद्भुत और सबसे जरूरी प्रक्रिया से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ओजोन परत के और कम होने से फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों पर असर पड़ेगा, जिससे उस इलाके के सभी समुद्री जानवरों और पक्षियों के जीवन और ग्लोबल कार्बन साइकिल पर भी असर पड़ेगा। फाइटोप्लैंक्टन की कहानी में जीवन के अस्तित्व के लिए एक बड़ी सीख छिपी है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अंटार्कटिका के मेरे अनुभव में ऐसी कई अहम बातें समझ आईं, लेकिन सबसे खास अनुभव अंटार्कटिका सर्कल के ठीक पहले 65.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हुआ। शोकाल्स्की जहाज पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच बर्फ की एक मोटी सफेद परत में फंस गया था, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कप्तान ने तय किया कि हम वापस उत्तर की ओर मुड़ेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले हम सभी को गैंगप्लैंक से नीचे उतरकर समुद्र पर चलने के लिए कहा गया। तो हम सभी 52 लोग गोरे टेक्स के कपड़े और धूप का चश्मा पहने चारों तरफ फैली उस सफेद बर्फ पर चल रहे थे, जो मानो कभी खत्म न होने वाली हो। हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी और उसके नीचे 180 मीटर गहरा जीता जागता खारा पानी था। आसपास क्रैब ईटर सील बर्फ के टुकड़ों पर अंगड़ाइयां ले रही थीं और धूप सेक रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ की छांव में करते हैं। यह एक अनोखा अनुभव था। सच में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 जल क्षेत्र और कई इकोस्फेयर पार करने के बाद भी मैं हमारे ग्रह पर मौजूद संतुलन की सुंदरता के बारे में सोच रहा था। कैसा होगा अगर अंटार्कटिका फिर से वैसी ही गर्म जगह बन जाए जैसी वह कभी हुआ कर? क्या हम उसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे या डायनासोर, मैमथ और ऊनी गैंडों की तरह हम भी खत्म हो जाएंगे? कौन कह सकता है। लेकिन दुनिया को बचाने का आदर्शवाद रखने वाले कुछ किशोरों के साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि 10 लाख सालों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।